उसे साफ इंस्ट्रक्शंस मिले थे कि कैसे भी आरके इंडस्ट्रीज का नाम मिट्टी में मिलाना है। वो दूसरा दांव खेलने के लिए तैयार था। बाहर वेद कार में बैठने वाला था कि अचानक मयंक फोन पर मैसेज पढ़ने के बाद चिल्लाया, वेद ब्रो, एक गड़बड़ हो गई। वेद ने कंफ्यूजन से पूछा, अब क्या गड़बड़ हो गई? मयंक ने जवाब में कहा, वो अमन सब्रवाल जिसे आपने जेल भिजवाया था, उसे 2 दिन पहले ही जेल से बेल मिल गई है। मुझे अभी मैसेज आया, उसके बाद वेलकम पार्टी है एलीट क्लब में। यह सुनकर वेद के कदम रुक गए। तभी वेद के फोन में एक मैसेज आया। मैसेज पढ़ते ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। मयंक ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ भाई, किसका मैसेज है? वेद ने फोन स्क्रीन दिखाए बिना फोन पॉकेट में रख लिया। कुछ नहीं, चलो टाइम वेस्ट नहीं करना है। किसका था वो मैसेज? क्या था ऐसा उस मैसेज में? अमन सब्रवाल के बाहर आने की खबर सुनकर वेद को सारा माजरा समझ आ रहा था। हालांकि वेद को यह पता नहीं था कि धनंजय सब्रवाल उससे मिलने की तैयारी में उसका इतिहास जानने की कोशिश में था। लेकिन वो ये समझ गया था कि अमन का बाहर आना, फिर रायज़ादा मेंशन खरीदने की साजिश और अब फेक वाइन बेचकर आरके इंडस्ट्रीज को बदनाम करने की कोशिश, सब कुछ एक ही धागे के हिस्से लग रहे थे। वेद ने फेक मुस्टैच अपनी जेब में रखते हुए गहरी सांस ली। उसका चेहरा सीरियस था, जैसे वो कोई पजल सॉल्व करने में बिजी हो। वेद ने सीट बेल्ट लगाते हुए कहा, मयंक, मुझे यकीन है कि हॉस्पिटल में राघव भी था। मयंक ने कंफ्यूजन से पूछा, राघव? वो तो आज 6 बजे अमन सब्रवाल की पार्टी में जरूर आएगा, लेकिन ब्रो, मैंने तो उसे कहीं नहीं देखा। हो सकता है आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो। वेद ने रियर व्यू मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देखा। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक आई। लेकिन अगर मैं सही हुआ तो? मयंक, मैंने कभी किसी इनोसेंट को टारगेट नहीं किया और आज भी नहीं करूंगा। बस मुझे अपने शक को कंफर्म करना है। अलीशा ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, बट वेद ब्रो, हम पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं। वेद हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, कभी कभी आग से लड़ने के लिए आग बनना जरूरी है, पानी बनकर काम नहीं चलेगा। लगता है आज हमारा ड्रामेबाजी का दिन है, एक के बाद एक ड्रामा करना पड़ रहा है। उसने फिर कियारा को कॉल किया, जो एम्प्लॉयज के रेजिग्नेशन की वजह से काफी परेशान थी। वेद ने उसकी पूरी बात सुनने के बाद कहा, कियारा, जिसे जाना है उसे जाने दो, लेकिन अपने एम्प्लॉयज का भरोसा तुम्हें ही जीतना होगा। ये समझो कि ये वक्त है सही एम्प्लॉयज की लॉयल्टी पर रखने का। वेद से बात करने के बाद कियारा ने काफी सोचा और सीमा को बोलकर सभी एम्प्लॉयज को ग्राउंड फ्लोर में जमा होने को कहा था। करीब 1 घंटे बाद ग्राउंड फ्लोर में खड़े सभी एम्प्लॉयज नर्वस और कंफ्यूज्ड थे। रीसेंट इवेंट्स की वजह से कंपनी की इमेज पर सवाल खड़े हो रहे थे और सबको अपने करियर की टेंशन थी। कियारा हॉल में एंटर हुई तो सभी का ध्यान उस पर गया और सब शांत हो गए। कियारा ने कॉन्फिडेंस से कहा, मैं जानती हूं कि आप कंपनी की सिचुएशन को लेकर कंसर्न्ड हैं, लेकिन यह सब हमारे राइवल्स की साजिश है। जो भी र्यूमर्स फैल रहे हैं वो झूठ है, एंड आई प्रॉमिस कि जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। ये कहते हुए उसने हॉल में सभी को स्कैन किया और फिर कहा, लेकिन मैं आप सबके सामने एक ऑफर रख रही हूं। जिसको भी लगता है कि कंपनी अब स्टेबल नहीं है, जिसको भी डर है कि करियर पर नेगेटिव इंपैक्ट होगा, वो अभी रिजाइन कर सकता है। उसे सैलरी भी पूरी मिलेगी। सभी एम्प्लॉयज में खुसफुसाहट शुरू हो गई। वो एक दूसरे का फेस देखने लगे। तभी मार्केटिंग डिपार्टमेंट से राहुल और प्रिया आगे आए। राहुल हिचकिचाते हुए बोला, मैम, हमें लगता है कि करंट सिचुएशन में कंपनी की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्वेश्चनेबल है, इसलिए मैं रिजाइन करना चाहता हूँ। प्रिया ने भी सपोर्ट करते हुए कहा, हाँ मैम, हमारे करियर के लिए रिस्की है ये। मार्केट में कंपनी की रेपुटेशन पहले से ही डैमेज है और अब तो हालत और खराब है। राहुल ने बाकी एम्प्लॉयज को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। तुम लोग खड़े क्या हो, प्रैक्टिकली सोचो। वाइन पॉइजनिंग केस, मीडिया नेगेटिव कवरेज और अब स्टॉक प्राइसेस गिर रहे हैं। अब सही टाइम है स्विच करने का। लेकिन तभी सीनियर एम्प्लॉय कुणाल, जो कंपनी में 8 साल से था, वो सामने आया। मैं ये कंपनी नहीं छोड़ूंगा। बर्थडे बोनस, फेस्टिवल बोनस, मेडिकल इंश्योरेंस फॉर फैमिली, एजुकेशन अलाउंस फॉर चिल्ड्रन, फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स, मेंटल हेल्थ सपोर्ट, हमें ये सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। तुम लोग ही बताओ कि कितनी कंपनीज देती हैं ये सब। तब एक और एम्प्लॉय बोला, मेरी बेटी की सर्जरी के टाइम पर कंपनी ने एडवांस दिया था, वो भी बिना कोई पेपर वर्क के। कितने एम्प्लॉयज करते हैं ऐसा? अगर मुझे मौका मिला तो मैं इस कंपनी के ओनर से मिलना चाहूंगा ताकि हम इस सिचुएशन को संभाल सकें। ओनर की बात सुनते ही कियारा के मन में मिस्टर के का ख्याल आ गया और उसने सोचा कि मिली तो वो भी नहीं है आज तक उनसे।
लेकिन ये हाई टाइम है कि वो उनसे फेस टू फेस बात कर सके। कियारा की चुप्पी के चलते 30% एम्प्लॉयज ने रेजिग्नेशन दे दिया और कियारा जानती थी कि स्टाफ की कमी से अब काम का प्रेशर बढ़ने वाला है और जल्द से जल्द हायरिंग शुरू करनी होगी। लेकिन उसके पहले सब कुछ रिजॉल्व करना बहुत जरूरी है। कियारा अपने कैबिन में आकर वापस बैठी। उसने न्यूज चैनल ऑन किया। फेक विक्टिम्स के बारे में न्यूज चल रही थी, लेकिन फिर भी आरके इंडस्ट्रीज का नाम पूरी तरह से साफ नहीं हुआ था। मीडिया आरके इंडस्ट्रीज पर अब भी इल्जाम लगा रही थी कि वो फेक वाइन की बॉटल्स कंपनी ही बना रही है ताकि फाइनेंशियल लॉस कवर कर सके। इसमें कोई शक नहीं था कि मीडिया को एक्टिव रखने वाले आरके इंडस्ट्रीज के राइवल ही थे, जो बस अब किसी भी तरह इस सिचुएशन का फायदा उठाकर आरके इंडस्ट्रीज को मार्केट से खत्म कर देना चाहते थे। कियारा ने अपना सर पकड़ लिया। स्ट्रॉन्ग पीआर स्ट्रैटेजी के बावजूद ये सब हो रहा था। उसे पता था कि जल्द ही उसे एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी प्रेस वालों को देना पड़ेगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन से कैसे निपटे। इधर रात के 8:30 बज रहे थे। वेद, मयंक और वरुण के साथ दी एलीट क्लब के सामने था। बाहर लग्जरी कार्स की लंबी लाइन लगी थी। यहाँ सिर्फ अमीर लोग आते थे और एंट्री फीस भी इतनी थी कि मिडिल क्लास आदमी सोच भी नहीं सकते थे। वेद ने वरुण और मयंक को अंदर जाने का इशारा किया और खुद क्लब के बैक एरिया में पहुंचा। उसके दिमाग में एक डेंजरस प्लान चल रहा था। क्लब के एक प्राइवेट कॉर्नर बूथ में डिम लाइटिंग के बीच राघव बिल्कुल रिलैक्स्ड मूड में बैठा था। राघव के अलावा वहां एक और आदमी बैठा था जिसके चेहरे पर एरोगेंस साफ झलक रहा था। वहीं वेटर के कपड़े पहने एक आदमी विस्की सर्व कर रहा था। वो मन ही मन बोला, परफेक्ट, शिकार मिल गया। अब देखते हैं कि तुम्हारा जश्न कब मातम में बदलता है। उसने वहीं डेकोरेटिव प्लांट्स के पास फोन एक ऐसे एंगल पर सेट किया कि कैमरा सब कुछ कैप्चर कर ले। फिर वो खाली ग्लासेस उठाकर वहां से निकल गया। उस आदमी के बाहर आने के बाद राघव ने नशे में ग्लास उठाया और गुस्से से कहा, यार अमन, मैंने सोचा भी नहीं था कि वेद इतना स्मार्ट निकलेगा। हमारी प्लानिंग कितनी परफेक्ट थी। फेक विक्टिम्स, डुप्लीकेट बॉटल्स, मीडिया भी बिलीव कर गई थी। अगर वेद नहीं पकड़ता तो आरके इंडस्ट्रीज परमानेंटली बंद हो जाती। अमन मुस्कुराते हुए बोला, तो क्या हुआ अगर उसने प्लान एक्सपोज कर दिया है? हमने ऐसे जाल बिछाए हुए हैं कि कियारा रायजादा फंसेगी ही फंसेगी। ये सुनकर राघव कनिंगली स्माइल करते हुए बोला, हाँ, उन्हें कल समझ आएगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई होगी। वेद को लगता है कि वो ये खेल जीत गया, लेकिन एक्चुअल गेम अभी शुरू भी नहीं हुआ। तभी अचानक प्राइवेट कैबिन का दरवाजा खुला। अमन और राघव ने दरवाजे की तरफ देखा तो सामने वेद को देखकर दोनों की आंखें चौड़ी हो गई। राघव घबराहट से हकलाते हुए बोला, वेद, तुम यहाँ कैसे? वेद मुस्कुराते हुए अंदर गया और डेकोरेटिव प्लांट के पास से वो फोन उठाया जो वेटर ने वहां रखा था। ये देखकर राघव और अमन हक्के बक्के रह गए। असल में थोड़ी देर पहले वेद ही वेटर के कपड़ों में अंदर आया था। वेद ने अपना फोन अपनी पॉकेट में रखा और धीरे धीरे उनकी टेबल की तरफ बढ़ने लगा। उसके हर स्टेप में कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।